नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। पार्ट 1 में हमने देखा था आर्टिकल 14 से लेकर के 22 तक के मौलिक अधिकार और हम अब पार्ट 2 में देखेंगे मौलिक अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर के 32 तक। मैं एक बार दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 3 में लिखे गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, और इन्हें अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है हमारे संविधान में। आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। फंडामेंटल राइट नंबर 3 आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी इंसान की तस्करी, लेन देन या फिर उसको ज़बरदस्ती लेबर में यानी कि श्रम में नहीं लगाया जा सकता है जब तक वो अपने मन से वो काम नहीं करना चाहता है, और किसी भी इंसान का लेन देन तस्करी गैर कानूनी है। आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चों को फैक्ट्रीज़ में रोज़गार या फिर काम पे नहीं लगाया जा सकता है। भारत सरकार समय समय पे बच्चों की इस बारे में एज डिफ़ाइन करती रहती है। जैसे इस समय ये चल रहा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता है, और 14 वर्ष के ऊपर के बच्चों को भी किसी भी खतरनाक फैक्ट्री में, किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा फंडामेंटल राइट नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 कहता है कि भारत का हर इंसान किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। इसमें भारत सरकार, भारत संविधान, भारत की संसद उसे अनुमति देती है और उसको इस बात की धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है कि हर व्यक्ति अपने धार्मिक मामलों को अपने तरीके से मैनेज कर सकता है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि कई धार्मिक त्यौहार आते हैं तो लोग अपने अपने स्टॉल लगवाते हैं, जुलूस निकालते हैं, पूजा करवाते हैं, पंडाल बनवाते हैं, बहुत लोगों को खाना खिलाते हैं। तो एक तरह से ये धार्मिक मैटर है और जिन्हें वो मैनेज कर सकते हैं, जिसका अधिकार उन्हें भारत का संविधान देता है। आर्टिकल 27 मौलिक अधिकार ये कहता है कि धर्म के प्रचार में या फिर किसी भी धर्म में किसी तरह का टैक्स भारत सरकार या फिर कोई भी सरकार नहीं ले सकती है। उन्हें टैक्सों की पेमेंट से छूट दी गई है। किसी भी व्यक्ति को भी किसी तरह का धर्म अपनाने के लिए ना ही कोई पैसा देने की ज़रूरत है, ना ही कोई टैक्स देने की ज़रूरत है। आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ प्रार्थनाएं की जा सकती हैं। जैसे कि हम देखते हैं स्कूलों में सरस्वती वंदना कराई जाती है, बहुत से जो त्यौहार आते हैं, गुरु पर्व आता है, जन्माष्टमी आती है, ईद आती है, तो उसके भी छोटे छोटे से फंक्शन कराए जा सकते हैं। हाँ, तो इसका हमें धार्मिक स्वतंत्रता में आर्टिकल 28 से अधिकार देता है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार नंबर 5 आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कहता है कि माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक की भाषा, स्क्रिप्ट और संस्कृति की प्रोटेक्शन करना सरकार की यानी स्टेट की जिम्मेदारी है। और आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ अपने कल्चर और लैंग्वेज का प्रसार करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि माइनॉरिटीज़ होते कौन है। एक्चुअली माइनॉरिटीज़ भारत के सरकार के संसद के हिसाब से इस समय हिंदू धर्म एक मेजॉरिटी है, तो माइनॉरिटीज़ में आएंगे इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध, जैन और पारसीस, या फिर इसके अलावा और भी कोई ऐसा धर्म जिनके जनसंख्या के मामले में उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा कम है, वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो ये जो अधिकार है 29 और 30 उन्हीं माइनॉरिटीज़ को दिया गया है। अब आता है आर्टिकल 32 यानी कि संविधान का मौलिक अधिकार का सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को कहते हैं, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। इसके तहत आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं जब वो देखते हैं कि किसी भी तरह से
किसी भी आदमी के मौलिक अधिकारों का, किसी भारत के नागरिक का के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो उस समय ये रिट जारी करते हैं। और वो रिट होती हैं हैबेस कर्पस, यानी कि टू हैव द बॉडी, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी अथॉरिटी या पुलिस को जब किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है तो उसको आदेश दे सकती है कि उस आदमी को लेकर के आओ, हम उसको देखना है, या फिर उससे बात करनी है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ या नहीं। मैंडेमस कि जो अलग अलग जारी करते हैं आदेश जब किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट या फिर किसी भी अथॉरिटी ने अगर कोई आदेश निकाला है जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको प्रोहिबिट यानी रोकते हैं। सेटिटोरी, यानी कि किसी भी लोअर कोर्ट ने जो आदेश दिया है अगर उससे किसी के अधिकारों का हनन होना है तो उसे सर्टिफाइड करते हैं, उसे करेक्ट करते हैं। एंड द 5वां रिट आती है क्यू वारंटो, यानी कि टू व्हाट अथॉरिटी और टू व्हाट वारंट, मतलब कि किसी भी अथॉरिटी ने या लोअर कोर्ट ने किस अथॉरिटी से किस वारंट के साथ ये काम किया है उसका जस्टिफिकेशन वो लोग करवाते हैं, क्यू वारंटो। तो इस तरह से आर्टिकल 6 हमारा अधिकारों की जो हम लोगों को दिए गए उसकी सुरक्षा करता है अलग अलग रिटों की सहायता से, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट करते हैं। इस तरह से हमारा फंडामेंटल राइट्स राज्य व्यवस्था में पूर्ण होता है। और इसके अलावा मैं याद दिलाना चाहूँगा, हमने जब अधिकारों की बात की थी तो आर्टिकल 33, 34, 35 भी थे, 12 से 35 तक थे। तो ये 33, 34, 35 जो हैं ये आर्म फोर्सेस, हमारे सेना के जवान, और मार्शल लॉ यानी कि आर्मी का लॉ, एयरफोर्स का लॉ जो होते हैं, जो उन पे इम्प्लीमेंट होते हैं, सर्टेन एरिया में इम्प्लीमेंट होते हैं, उनके बारे में बात करता है। लेकिन अगर हमसे जब बात की जाए कि फंडामेंटल राइट, तो हमारे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक हैं, जो हर इंसान को मौलिक रूप से दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने अपने फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे पूरे किए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको किसी तरह की फंडामेंटल राइट्स में दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट करके आप अपना सवाल या फिर अपनी क्वेरी रख सकते हैं, उनका पूर्ण रूप से आंसर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी किसी टॉपिक में दिक्कत है आप वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।